गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हो भी सभी। कल हमने गंगा नदी उपवा तंत्र का जो स्ट्रक्चर बनाया था सभी को समझ में आया आज? चलो जी, ठीक बात है। उसके बाद आज हम उसी की डिटेल को देखेंगे, कहां कहां से क्या चीजें आगे चल रही थी। तो सबसे पहले हमने कल जो चित्र बनाया था उसी को दोबारा से ड्रॉ करना है। जो नए स्टूडेंट है वो साथ साथ उतारते रहना, और जिन्होंने कल उतारा है वो मेरे को बताते रहना भाई कहां कहां से क्या क्या बात आ रही है। तो सबसे पहले हमारे पास में 3-4 पहाड़ियां आती हैं। कौन सी पहाड़ियां आती हैं यहाँ पर हमारे पास में? कौन सी है? सबसे पहले बंदरपुंछ। बंदरपुंछ के बाद में कौन सी आती है हमारे पास में? गंगोत्री आएगी भाई। गंगोत्री के बाद में कौन सी आती है? केदारनाथ। और उसके बाद में आएगी हमारे पास में बद्रीनाथ। ये कौन से हिमालय की प्रमुख चोटियां हैं? कौन से हिमालय में शामिल होती हैं ये? महान हिमालय में और वैसे कुमायूं हिमालय में। यही से हमारे पास में क्या होता है, दो जलधाराएं आती हैं, एक अलकनंदा और एक है भागीरथी। और ये दोनों कहां पर मिलती हैं? देवप्रयाग के पास में मिलती हैं भी, देवप्रयाग। और उसके बाद में इसी पर एक शहर आएगा या जगह आएगी हरिद्वार। और हरिद्वार के बाद में ये क्या हो जाती है? मैदानी भागों में प्रवेश हो गया। और मैदानी भागों में प्रवेश होने के बाद में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल में ये दो जलधाराओं में विभक्त हो जाती है। और ये कौन सी जगह पर होगी? फरक्का पर। और ये जो सामने जो जलधारा जाएगी उसको किस नाम से जानते हैं हम? इसको किस नाम से जानेंगे? भागीरथी। जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो कौन सी नदी के किनारे हुआ था? भागीरथी। और ये एक और वितरिका अलग होगी, वो क्या होगी? हुगली। और ये भागीरथी आगे बांग्लादेश में जाएगी तो वहां पर इसको किस नाम से जाना जाता है? ये पद्मा के नाम से जाना जाता है ये। चलो जी, ठीक है। अब यहीं पर हमारे पास में कुछ और अन्य जलधाराएं भी आ रही है। केदारनाथ से कौन सी जलधारा आ रही है? यहां से कौन सी जलधारा आएगी? मंदाकिनी। और मंदाकिनी जब इसमें अलकनंदा में मिलेगी तो कौन सी प्रयाग बनेगा? रुद्रप्रयाग। बहुत बार पूछा जाता है जी, रुद्रप्रयाग। यहीं से हमारे पास में एक और गंगा आएगी जिसका नाम है धौली गंगा। और धौली गंगा जब अलकनंदा में मिलेगी तो कौन सा प्रयाग बनेगा? विष्णु प्रयाग। चलो जी, ठीक है। यहां से बनेगा अपने पास में विष्णु प्रयाग। फिर हमारे पास में एक नदी और आएगी जिसका नाम आता है पिंडार नदी। और पिंडार से कौन सा प्रयाग बनेगा? कर्ण प्रयाग बनता है। और उसके बाद में एक और आती है हमारे पास में नंदाकिनी। और नंदाकिनी से कौन सा प्रयाग बनेगा? नंद प्रयाग। ये 5 प्रयाग हैं। और पांचों के पांचों प्रयाग में एक नदी कॉमन आ रही है जिसका नाम है अलकनंदा। ये कौन सी जलधारा आ रही है? यहाँ से अलकनंदा। और उसके बाद में हमारे पास में यही से सहायक नदियां आती हैं। सबसे पहले आएगी कौन सी? रामगंगा। रामगंगा के बाद में कौन सी आती है? गोमती। गोमती के बाद में घाघरा। घाघरा के बाद में गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा। इसको हमने कल भाई अच्छे से देखा था, एक एक चीज को कहां से आ रही थी और कहां से ये जा रही थी। ये कौन सी नदी आ रही है? सबसे पहले यहां पर हमारे पास में रामगंगा। रामगंगा के बाद में गोमती। गोमती के बाद में घाघरा। और घाघरा की सहायक नदियां थी हमारे पास में, यही से आती है पहले नंबर तो शारदा। और उसके बाद में सरयू। सरयू कहां? इस साइड थी सरयू। और इधर राप्ती। ये सरयू इधर आएगी भी, इस साइड आती है शायद। राप्ती इधर, यहां पर सरयू। और इधर से आएगी हमारे पास में राप्ती। और यहां पर हमारे पास अब कौन सी नदी आएगी? गंडक। उसके बाद में आ जाती है बूढ़ी गंडक, कोसी। और महानदी नहीं आएगी, महानंदा आएगी जी। महानदी नीचे से आती है हमारे पास में। और उसके बाद में बंदरपुर से कौन सी नदी का उद्गम होता है? यमुना का। और यमुना कहां पर मिलती है? ये प्रयागराज में। इसकी सहायक नदी आती है यमुना की,
सबसे पहले आएगी टोन्स, टोन्स के बाद में गंभीरी, गंभीरी के बाद में यहीं से हमारे पास में आएगी चंबल, चंबल की सहायक नदी आ जाती है हमारे पास में काली सिंध, काली सिंध, काली सिंध के बाद में कल हमने एक और भी देखी थी पार्वती, यहीं से हमारे पास में कौन सी नदी आती है बनास, फिर हमारे पास इसकी सहायक नदियां सिंध, बेतवा और केन, सिंध, बेतवा और केन। फिर नेक्स्ट में यहीं से आगे चलेंगे, सतपुड़ा की एक पहाड़ी आती है मैकाल, और मैकाल की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक, और अमरकंटक से एक नदी निकलती है सोन, और ये कहां पर मिलती है पटना में मिलती है जी सोन, और सोन की एक सहायक नदी आती है हमारे पास में रिहाद। यही स्ट्रक्चर था, यही था जी। इसको आप लोगों ने कल अच्छे से उतार भी लिया होगा, जिसने नहीं उतारा है अभी वो जल्दी जल्दी उतार सकता है। अच्छा जी, कौन सी जगह पे आती हैं इटावा। रामगंगा कहां पर मिलती है, गोमती कहां पर मिलती है, इसके बारे में कोई ज्यादा खास बात नहीं है, लेकिन गागरा में कहां पर मिलेगी, कौन सी जगह पे मिलती है गागरा, ये छपरा के पास में मिलती है। गंडक में कहां पर मिलेगी, ये सोनपुर के पास में मिलती है। बूढ़ी कोसी, और ये कोसी आएगी, बूढ़ी गंडक के बारे में कोई ज्यादा खास बात नहीं है, कोसी राजमहल के पास में मिलने का काम करेगी, और ये महानंदा से भी कोई ज्यादा खास बातें नहीं है कि ये कहां पर मिलती है, कोई जगह नहीं पूछी जाती भी कौन सी जगह पे आएगी, ये दामोदर रहेगी। चलो दामोदर को निकाल देंगे, छोटा नागपुर के पठार से, ये दो छोटे नागपुर का पठार सारा ही है, लेकिन इसके मध्य से बहती है, ये बरस घाटी से बहती है अभी दामोदर। दामोदर के ऊपर एक और भी थी ना म्यूराक्षी, ये भी आई थी, ये म्यूराक्षी, ये भी आपको पता होना चाहिए। म्यूराक्षी, म्यूराक्षी नदी ये कहां पे है, ये झारखंड और वेस्ट बंगाल में बहती है, हुगली की सहायक नदी है। हुगली क्या है, एक वितरिका है। दो नदियां होती है, एक तो होती है सहायक नदी और एक होती है वितरिका, दोनों में क्या फर्क होता है भाई। सहायक नदी का क्या होगा कि सहायक नदी जो मुख्य नदी आ रही है उसके जल स्तर को बढ़ाने का काम करेगी, और वितरिका होगी वो जो मुख्य नदी आ रहा है उसके जल स्तर को कम करने का काम करती है। यही होता है कि हमारे पास में सहायक नदी और वितरिका, जब ये फरक्का के पास में अलग अलग हो रही है ना, तो यहाँ पर दो जल धाराओं में विभक्त हो रही है, तो ये क्या हो रही है अभी, वितरिका बन रही है। एक वितरिका हमारे पास में हुगली है, और सेकंड में कौन सी आ जाती है भागीरथी, और इसमें मुख्य जल धारा कौन सी आती है भागीरथी, क्योंकि शुरुआत भी हमारे पास में भागीरथी से हुई थी, और फरक्का के बाद में ये वेस्ट बंगाल में बांग्लादेश में जाने से पहले इसको किस नाम से जानते हैं हम, भागीरथी के नाम से ही जानते हैं, और प्लासी का युद्ध भी भागीरथी नदी के किनारे हुआ था भाई। यही स्ट्रक्चर है भाई, इसको बना लिया होगा, और जो जो बातें आपको 4-5 बार बोली गई है उनको क्या करना है, नोट करना है बस, और कुछ नहीं है। अब इसमें खास बातें नहीं है, नोट करेंगे तो हमारे पास में सबसे पहले हेडिंग क्या रहेगी, वही रहेगी कि गंगा नदी अपवाह तंत्र, और फिर क्या होगा गंगा नदी। सबसे पहले तो इनसे क्या प्रश्न पूछा जाता है, इसकी लंबाई का जिक्र किया जाता है कि लंबाई कितनी होगी इसकी, 2525 किलोमीटर, और इसी के साथ में इसकी क्या विशेषता बन जाती है कि भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी आती है, गंगा नदी। में बहने वाली सबसे लंबी नदी। अब हम थोड़ा सा और जिक्र करेंगे, जो जो प्रयाग बन रहे थे उनके बारे में एक बार पुनः से नोट करना पड़ेगा। नोट क्या क्या करेंगे कि हमारे पास में सबसे कॉमन नदी कौन सी आ रही है, अलकनंदा,
और अलकनंदा में हमारे पास में कौन से प्रयाग बनेंगे वो हम देखते जाएंगे अभी। पहले नंबर पे तो अलकनंदा तो सभी में क्या रहेगी भी, कॉमन रहेगी। और उसके बाद में प्रयागों का जिक्र करेंगे तो यहीं से चल पड़ते हैं अभी। जो धौली गंगा इसमें अलकनंदा में मिलेगी तो कौन सा प्रयाग बनेगा, विष्णु प्रयाग। यहां से क्या होगा, धौली गंगा से प्रयाग बनेगा हमारे पास में विष्णु प्रयाग। फिर हमारे पास में अलकनंदा, अलकनंदा में हमारे पास में पिंडार नदी मिलेगी तो कौन सा प्रयाग बनेगा, कर्ण प्रयाग। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारे पास में अलकनंदा सभी में कॉमन है, नंदाकिनी। नंदाकिनी से हमारे पास में नंद प्रयाग। फिर हमारे पास अलकनंदा में मंदाकिनी बनेगी तो कौन सी प्रयाग बनेगा, मंदाकिनी आएगी। ये मंदाकिनी कहां से आती है, केदारनाथ से आती है। और यहां से प्रयाग हमारे पास में कौन सा बनेगा, रुद्र प्रयाग। ये प्रयाग बनते हैं। फिर हमारे पास में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रयाग सबसे ज्यादा पूछा जाता है, पूछी ये भी गई है लेकिन सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रयाग आएगा हमारे पास में अलकनंदा और भागीरथी। यहां से हमारे पास में प्रयाग बनता है देव प्रयाग। इनको याद करना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, भी आप आसानी से याद कर सकते हो। अब हम थोड़ा और जिक्र करेंगे, भागीरथी कहां से आती है, भागीरथी कौन सी पहाड़ी से आएगी, गोमुख से आएगी और गंगोत्री हिमनद से निकलती है। और अलकनंदा कहां से आती है, ये हमारे पास में बद्रीनाथ से आएगी। और बद्रीनाथ में एक ग्लेशियर आता है सतोपथ हिमनद, यानी कि सतोपथ ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है, वो भी बहुत बार पूछा जाता है। और उसके बाद में थोड़ा बहुत एक दो बातें और पूछी गई है, जैसे केदारनाथ है और बद्रीनाथ है, ये भी हमारे पास में क्या है, कोई ना कोई धार्मिक स्थल है। तो ये किसके लिए फेमस माने जाते हैं अभी, केदारनाथ किसके लिए फेमस है और बद्रीनाथ किसके लिए फेमस है, बद्रीनाथ विष्णु के लिए, केदारनाथ शिव के लिए। उसके बाद भी चलते हैं आगे, क्या होगा, गंगोत्री हिमनद। और ये हिमनद कहां पे है अभी, गोमुख, गोमुख जगह है। गोमुख से कौन सी जलधारा आएगी, भागीरथी और सतोपथ हिमनद। ये कहां पे है, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ से अलकनंदा जलधाराएं निकलती हैं। और देवप्रयाग के पास में मिलती हैं।
तब इसका नाम गंगा होता है भाई, तब इसका नाम गंगा होता है। और उसके बाद हरिद्वार के पास, ये बात भी पूछी गई है भाई, उसके बाद हरिद्वार के पास मैदानी भागों में प्रवेश करती है। अब हम अगर इसके जिक्र करें भी, कौन से राज्य में बहती है, शुरुआत इसकी कहां से होगी, उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद में उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद में बिहार, यह नदी उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल में बहती है। एक बार ये क्रम पूछा गया था भैया, इनका सीक्वेंस बताइए कौन से राज्यों से बहती है, यानी कि शुरुआत से लेके एंड तक। तो आपको पता होना चाहिए, शुरुआत ये उत्तराखंड से हो रही है, उत्तराखंड के बाद में उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद में बिहार, बिहार के बाद में झारखंड और वेस्ट बंगाल में बहती है। अब हमारे पास में एग्जामिनर भाई और ज्यादा थोड़ा सा समझदार हुआ, और समझदार होने के बाद में उन्होंने 1-2 प्रश्न इसी में से और क्रिएट कर दिए। ये क्या क्या क्रिएट किएगी भी, सर्वाधिक कौन से राज्य में बहती है और सबसे कम कौन से राज्य में बहती है भी, ये दोनों भी प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। तो सर्वाधिक की बात करेंगे तो ये कौन से राज्य में आती है, यूपी में भी सर्वाधिक। और सबसे कम की बात करेंगे तो ये कहां पर आती है, झारखंड में सबसे कम। अगर इसी बात को दोबारा से मैप से देखें तो भाई ये बातें आपको यकीन हो जाएगी। चलो दिखा देते हैं भी आपको, नोट कर लिया ना, नहीं किया, किया, बड़े फास्ट चल रही हो। यहां से देखते हैं, ये इधर हमारे पास में उत्तराखंड इतना ही आता है भाई, अगर ये चौरस टाइप में आएगा। और उसके बाद में क्या आ जाता है, उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के बाद में ये इतना बड़ा उत्तर प्रदेश में चल रहा है, बिहार में, और उसके बाद ये झारखंड है भाई, झारखंड ये है, और ये झारखंड में बिल्कुल थोड़ा सा आती है अभी। और उसके बाद में ये क्या चली जाएगी, वेस्ट बंगाल में, यानी कि ये इतनी ही दूरी की बह रही है, ये सबसे कम है। और उत्तर प्रदेश में ये इतनी है, ये सबसे ज्यादा है। दोनों के दोनों प्रश्न इसी से पूछे गए हैं अभी। फिर आगे चलेंगे तो ये वेस्ट बंगाल में जगह कौन सी आ जाएगी, फरक्का, और फरक्का के पास में ये 2 जलधाराओं में विभक्त हो जाती है अभी। वेस्ट बंगाल में फरक्का के पास 2 जलधाराओं में विभक्त हो जाती है। कौन सी जलधाराएं आएंगी, सबसे पहले तो आएगी हुगली और पद्मा। हुगली जो सीधा समुद्र में प्रवेश करती है, सीधा समुद्र में प्रवेश करती है। यह फरक्का जगह है ना, जगह के बाद में यहाँ पर क्या है अभी, बैराज बना हुआ है, फरक्का बैराज या फरक्का बांध भी कह सकते हैं। और उसी के बाद में इनको 2 जलधाराओं को आगे आगे विभक्त कर दिया गया है अभी, सीधा समुद्र में प्रवेश करती है। और भागीरथी
बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। ये बेसिक बात थी इसके बारे में। फिर हमारे पास और बात करेंगे कि गंगा कहां से आई और कहां से गई, यानी कि इसका उद्गम भी करवा दिया और इसका एंड भी हमने समुद्र में करवा दिया है अभी। अब इसके बारे में गंगा को राष्ट्रीय नदी का भी दर्जा दिया गया है अभी। ये कब दिया गया? उसके बाद एक चीज और भी देखने को मिलती है कि गंगा नदी में एक जलीय जीव पाया जाता है, कि एक अंधी डॉल्फिन पाई जाती है। वो उसमें पाए जाने ज्यादा मात्रा होती है तो क्या प्रतीक माना जाता है, कम होती है तो क्या प्रतीक माना जाता है, और उसको भी, डॉल्फिन को भी जलीय जीव का भी दर्जा दिया गया है। वो कब दिया गया था भाई? 2008 में तो क्या होता है कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा, और 2009 में डॉल्फिन को जलीय जीव का दर्जा। ये दोनों के दोनों प्रश्न फिर से पूछे जाते हैं अभी। ये नोट उसका है सभी का। 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्रदान किया। फिर हमारे पास में आता है कि गंगा में एक सूस नामक अंधी डॉल्फिन पाई जाती है। गंगा में सूस नामक अंधी डॉल्फिन पाई जाती है। अगर इसकी कमी होगी ना तो क्या हो जाता है भाई? ये हमारे पास में प्रदूषक का मानक मानी जाती है। प्रदूषक का मानक कैसे मानी जाती है? जैसे अगर इनकी संख्या में वृद्धि हो गई तो इसका प्रतीक ये माना जाएगा कि गंगा का जल शुद्ध है। अगर इसकी में कमी हो गई तो ये माना जाता है कि गंगा का पानी दूषित हो चुका है, जिस कारण से इनकी मृत्यु होती जा रही है भाई। तो ये क्या है भाई? सूस नामक अंधी डॉल्फिन पाई जाती है जो कि प्रदूषक का नियंत्रक मानी जाती है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है अभी, जो प्रदूषक का मानक मानी जाती है, मानक मानी, प्रदूषक का मानक भी यही होता है, मानी जाती है। और डॉल्फिन को जलीय जीव का दर्जा 2009 में प्रदान किया गया था, या हम कह सकते हैं कि 2009 में डॉल्फिन को जलीय जीव का दर्जा प्रदान किया। यहां से हम बात करते हैं भी कौन सा प्रश्न पूछा गया। प्रश्न पूछे गए हैं कि गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया? 2008 में। और ये कौन से भी, यानी कि जलीय जीव पाया जाता है, तो यहाँ पर सूस नामक अंधी डॉल्फिन पाई जाती है, और उसको जलीय जीव का दर्जा कब प्रदान किया गया था? 2009 में। ये 3-4 प्रश्न पूछे गए हैं अभी इसी बात से और गंगा नदी से रिलेटेड है। अब हमारे पास में गंगा का स्ट्रक्चर, बारिश स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। अब हम बात करेंगे इसकी कुछ सहायक नदियां। और सहायक नदियां पहले कौन सी आएंगी? उत्तर दिशा की ओर से आएंगी, और फिर हमारे पास में दक्षिण दिशा की ओर से सहायक नदियां आएंगी। उससे पहले एक बात और भी आ जाती है अभी, सहायक नदियों से पहले जो हमारे पास में गंगा बनेगी, यहां पर ये जो भागीरथी नदी है ना, इस पे एक बांध बना हुआ है भाई, और उस बांध का क्या नाम है?
टिहरी बांध। और टिहरी बांध की क्या विशेषता है कि ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, और विश्व में अगर बात करेंगे तो ये विश्व का 5वां सबसे ऊंचा बांध है। ऊंचाई के बारे में भी पूछा जाता है, इसकी ऊंचाई आती है 261 मीटर। और इसका उद्देश्य क्या था बनाने का, ये पेयजल सुविधा उपलब्ध कराता है। ये हमारे पास में यहाँ पर भी यहीं से कहीं ना कहीं कोई पाइपलाइन है या नहर के द्वारा दिल्ली और उत्तर प्रदेश को ये पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराता है। ये बात नोट करिए भी आप लोग। उसके बाद में चलेंगे सहायक नदियों पे। बांध की बात करेंगे, टिहरी बांध, और जगह की बात करेंगे तो कहां पर होगा, उत्तराखंड। और नदी की बात करेंगे तो कौन सी नदी पर होगा, ये भागीरथी नदी पर भाई। ये बात आती है। फिर इसके बारे में बात ये आएगी कि ऊंचाई, अगर इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो कितनी आती है, 261 मीटर। और इसी से क्या विशेषता बढ़ जाती है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध। 2-3 तरीके से प्रश्न पूछा गया। टिहरी बांध कहां पे है, उत्तराखंड में है। कौन सी नदी पर आता है, भागीरथी नदी पर आता है। और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा आएगा, यही टिहरी बांध आएगा। फिर उसके बाद में अगर बात पूछ भी ले एग्जामिनर भाई, इसका उद्देश्य क्या था, एम क्या था, तो अगर हम उद्देश्य या एम की बात करें तो ये दिल्ली और उत्तर प्रदेश को पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराना था भाई, इसका एम। दिल्ली और यूपी, शॉर्टकट में लिख लेना भाई, पेयजल। हाँ जी, पेयजल, ये इसके काम आते हैं भाई। और 4 प्रश्न इस टिहरी बांध से पूछे गए हैं अब तक। ये कर लिया भी नोट सभी ने। अब आप लोग इसी में भाई एक बात और बताइए, जैसे यहां से हमारे पास में ये नदी चल रही है गंगा, गंगा यहां से ही हुई है। उससे पहले तो क्या थी, उसकी कोई सहायक नदियां या जलधाराएं आ रही हैं। जब हम यहां से बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये कौन सा छोर आ रहा है हमारे पास, बायां छोर है या दायां छोर है, ऊपर वाला, ऊपर वाला कौन सा छोर होगा, ऊपर वाला कौन सा छोर है, बायां या दायां, बायां। तो यानी कि हमारे पास में, और यहां से दिशा की बात करेंगे, कौन सी दिशा आती है, यहाँ पर दिशा कौन सी है, पश्चिम, और उसके बाद में पूर्व, यही है। यानी कि हमारे पास अब बात करेंगे कि पश्चिम से पूर्व बाएं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां, क्या मतलब आ रहा है कि ये पश्चिम दिशा से हमारे पास इसी के पूर्व की ओर चलेंगी, और कौन सा छोर आ रहा है, बाएं ओर से आने वाली सहायक नदियां कौन सी आती हैं, रामगंगा आएगी, गोमती आएगी, घाघरा आएगी, गंडक आएगी, बूढ़ी गंडक आएगी, कोसी आएगी और महानंदा आएगी। और इसी में से सीक्वेंस में प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं अभी। क्या होगा, पश्चिम से पूर्व, और बात करेंगे बाएं ओर से पूर्व, बाएं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां।
मिलने वाली सहायक नदियां कौन सी आएगी भाई? पहले तो ये बात आती है अभी। और यहां से प्रश्न क्या क्या पूछा गया था एक बार एग्जामिनर में, चलो बता देंगे आपको। पहले नंबर पे कौन सी नदी आ रही है? रामगंगा। एक गंगा और आई थी हमारे पास में पहले, धौली गंगा। और धौली गंगा से पहले भी एक गंगा और देखी थी हमने भी, सिंधु नदी पर, किशन गंगा। किशन गंगा किसकी सहायक नदी थी? झेलम की। और ये रामगंगा हमारे पास में आ चुकी है। धौली गंगा किसकी सहायक नदी है? वो अलकनंदा की है। रामगंगा के बाद में कौन सी नदी आती है? गोमती। गोमती के बाद में कौन सी आएगी? घाघरा। घाघरा के बाद में कौन सी आती है? गंडक। गंडक के बाद में आएगी हमारे पास में बूढ़ी गंडक। और बूढ़ी गंडक के बाद में आती है कोसी। और कोसी के बाद में आएगी महानंदा। और प्रश्न क्या पूछा गया था? एक बार यह प्रश्न पूछा गया कि बाएं ओर से आने वाली जो नदियां हैं इनको आप पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में लगाइए भी। और नदियां थी, रामगंगा थी, गंडक थी और महानंदा, ये 3 नदियां आई हुई थी, इन्हीं को आगे पीछे करके दिया हुआ था। तो ये सीक्वेंस, पहले तो आपको ये सीक्वेंस याद होनी चाहिए। और उसके बाद में यहाँ पर जो जो चीजें इन पे विशेषताएं मिलेंगे कि रामगंगा पे क्या क्या, कौन सा शहर आता है, कौन सा इस पे राष्ट्रीय पार्क आएगा, ये चीजें इनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले ये सीक्वेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। कर लिया नोट? तो इस पे नोट करने के बाद में क्या होगा? पहले नंबर पे कौन सी नदी आती है हमारे पास में? रामगंगा। और रामगंगा का उद्गम कहां से होता है? ये उत्तराखंड से होता है और ये यूपी में कहीं ना कहीं मिल जाती होगी, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसके किनारे पर एक तो शहर आता है मुरादाबाद। और उसके बाद में उत्तराखंड में एक नेशनल पार्क बना हुआ है ना, रामगंगा नेशनल पार्क बना हुआ है। इसका एक जो जिसका नाम अभी रामगंगा नेशनल पार्क किया गया है। और उससे पहले कहीं ना कहीं जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हुआ करता था, जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क कहाँ पे है? उत्तराखंड में है या नहीं है? वही है। अगर किनारे की बात करेंगे तो यहाँ पर वही जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये किनारे पर आ रहा है भाई। और ये कहां पर है? उत्तराखंड। और जिसका नाम अभी इसी के नाम पे कर दिया गया अभी, यानी कि रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से भी इसे जाना जाता है। फिर इसके बाद में इसके किनारे पर शहर भी आता है भाई, किनारे शहर रामगंगा। और इसी का अपोजिट राम हमारे पास हिंदुओं से संबंधित है और एक मुस्लिमों से संबंधित आएगा मुरादाबाद, यानी कि मुरादाबाद शहर इस नदी पर आता है भी, मुरादाबाद किनारे शहर आता है मुरादाबाद। ये रामगंगा से संबंधित 2 प्रश्न है और दोनों के दोनों बहुत बार पूछे गए। ये यूपी में है। हाँ, रामगंगा नदी के किनारे पर है ये मुरादाबाद। और ये कहां पर आता है? यूपी में। नेक्स्ट में हमारे पास में कौन सी नदी आएगी? गोमती। और गोमती नदी से एक बहुत शानदार प्रश्न पूछा जाता है। अगर इसी को मैप से दोबारा से देखेंगे तो हमारे पास में गोमती यहां से दिखाई देगी। और गोमती एक झील आती है यहाँ पर, फुल्लर झील। और ये फुल्लर झील भी उत्तर प्रदेश में ही है। और इस झील में भी पानी तो ऊपर से कहीं ना कहीं शिवालिक से आ जाता है और ये झील भर जाती है। और झील भरने के बाद में क्या होगा? ये आगे चलती है। और इसी से यह प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी नदी है जो जिसका उद्गम मैदानी भाग से होता है, यानी कि यहाँ पर शिवालिका कुछ इस प्रकार से बनी हुई है और उसी के गिरिपादीय क्षेत्र में झील बनी हुई है। जब इस झील में क्या हो जाता है? पानी ओवरफ्लो हो जाता है। ओवरफ्लो होने के बाद में क्या ये नदी
चल पड़ती है और ये क्या हो जाता है अभी, इसका उद्गम मैदानी भाग से माना जाता है और ये आगे चलती जाएगी, कहीं ना कहीं ये इसमें मिल जाती है, कोई नहीं पूछता। और इसी के किनारे पर एक शहर आता है अभी, लखनऊ। क्या होगा हमारे पास में, कौन सी नदी आएगी, गोमती। अगर उद्गम की बात करेंगे, फुल्लर झील, यूपी के मैदानी भागों से निकलती है। और ये कहीं ना कहीं जाकर क्या होगा भाई, यूपी में गंगा में मिल जाएगी, कोई नहीं पूछेगा। लेकिन इसके किनारे पर भी शहर आता है और शहर का क्या नाम है, कौन सा शहर आता है इसके किनारे पे, किनारे शहर लखनऊ। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि गोमती नदी यानी कि लखनऊ कौन से नदी के किनारे पर आता है, गोमती के किनारे पर आता है भाई। उसके बाद नेक्स्ट नदी कौन सी आ रही है हमारे पास में, घाघरा। उद्गम की बात करेंगे तो ये नेपाल से ऊपर भाई, तिब्बत से इसका उद्गम होता है और उद्गम होने के बाद में ये नेपाल से बहते हुए भारत में प्रवेश करेगी और प्रवेश करने के बाद में कहां पर चली जाती है, ये छपरा के निकट गंगा नदी में मिल जाती है भाई। उद्गम तिब्बत से होता है और छपरा के निकट गंगा में मिल जाती है या गंगा में मिलती है। ये इसके बारे में, यानी कि घाघरा नदी कौन सी जगह पर आएगी, ये छपरा के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करेंगे तो कौन सी सहायक नदी आती है इसकी, छपरा बिहार में। सहायक नदी सबसे पहले हमारे पास में इसकी सहायक नदी कौन सी आएगी, शारदा। और शारदा से प्रश्न क्या पूछा जाता है, जिसे नेपाल में काली नदी के नाम से जानते हैं। शारदा, जिसे नेपाल में काली नदी के नाम से जानते हैं, प्रश्न पूछा गया अभी। नेक्स्ट में कौन सी नदी आती है, सरयू। और सरयू के किनारे कौन सा शहर आता है, अयोध्या। सरयू के किनारे कौन सा शहर आएगा, अयोध्या। और उसके बाद में एक सहायक नदी और आती है, राप्ती। और राप्ती के किनारे कौन सा शहर आता है, गोरखपुर। ये दोनों शहरों से भी पूछी बात, गोरखपुर, राप्ती।
कर लिया नोट सभी ने। घाघरा के बाद में कौन सी नदी आएगी हमारे पास में? गंडक। गंडक देखेंगे भी क्या करती है गंडक नदी। गंडक नदी, इसका उद्गम की बात करेंगे तो ये कहां से होता है भी? नेपाल और चीन की सीमा से होता है, यानी कि नेपाल में बहने के बाद में ये भारत में आएगी और भारत में फिर बिहार में प्रवेश करेगी और बिहार में एक जगह आती है सोनपुर, और सोनपुर के निकट ये क्या हो जाती है अभी? गंगा नदी में मिल जाती है गंडक। उद्गम चीन और नेपाल की सीमा पर, और जगह कौन सी आएगी? सोनपुर, और सोनपुर में क्या हो जाती है? ये गंगा नदी में मिल जाती है अभी। बिहार के सोनपुर में गंगा नदी में मिलती है। ये प्रश्न कोई नहीं पूछेगा भाई, ना ही उद्गम की पूछता है, ना ये कौन सी जगह पे मिलती है इसके बारे में पूछता है। लेकिन प्रश्न यहाँ से ये पूछा जाता है कि नेपाल में इस नदी को किस नाम से जाना जाता है। जैसे शारदा को किस नाम से जाना गया था? काली नदी। तो इसी प्रकार से गंडक नदी को भी नारायणी या शालिग्राम नदी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न ये पूछा जाएगा भाई। इसे नेपाल में शालिग्राम या नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। यह प्रश्न पूछा जाएगा। और जब ये बिहार में आएगी तो बिहार में एकमात्र वही राष्ट्रीय पार्क भी इस नदी के किनारे पे बना हुआ है, जिसका नाम आता है वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क। इसके किनारे बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क कौन सा बना हुआ है? वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क स्थित है। वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क स्थित है। ये हमारे पास में गंडक नदी। ये बातें समझ में तो आ रही होगी या वैसे लिखते जा रही हो? बात बन रही है या लिखते ही जा रही हो? बनेगी गंडक नदी। फिर इसके बाद में कौन सी नदी आएगी? बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक से कोई खास बातें नहीं है अभी, लेकिन हमें पता होना चाहिए भी बूढ़ी गंडक है गंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट में हमारे पास में नदी आती है कोसी नदी। और कोसी नदी का उद्गम भी कहां से होता है भी? ये नेपाल से ही होता है, कहीं ना कहीं होता होगा। यानी कि हमारे पास में अगर बात करें तो नेपाल हिमालय से इसका उद्गम होता है, और उसके बाद में ये भारत में प्रवेश करेगी, और प्रवेश करने के बाद में कौन सी जगह पर ये गंगा नदी में मिल जाती है अभी? ये बिहार के राजमहल के पास में क्या होगा भाई? गंगा नदी में मिलती है। और कोसी नदी से क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं भैया? अपने मार्ग परिवर्तन करने के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। कोसी नदी उद्गम नेपाल और राजमहल के पास गंगा नदी में। राजमहल की पहाड़ियां आई थी क्या भाई?
कहाँ आई थी के पास गंगा नदी में मिलती है। यहां से ये भी कोई प्रश्न नहीं पूछेगा भाई। प्रश्न उसके बाद में ये पूछा जाएगा कोसी नदी को क्या कहा जाता है भी? बिहार का शोक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बिहार में भी बाढ़ लाने का काम करती है और उसके बाद में ये अपने मार्ग परिवर्तन करने के लिए भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। इसे बिहार का शोक कहा जाता है। यह नदी अपना मार्ग परिवर्तन करने के लिए प्रसिद्ध है। परिवर्तन करने के लिए प्रसिद्ध है। और इस नदी पर भी जैसे ये मार्ग परिवर्तन क्या कर रही है, कहीं ना कहीं आ रही है, यानी कि सांप की तरह की आ रही है। और जैसे ये यहाँ पर आएगी, इस जगह पर मान लेते हैं कि इसका फ्लो बहुत ज्यादा तेज है। तेज होने के कारण क्या करती है, सीधा इसी क्षेत्र में बाढ़ लाने का काम करेगी। इसी प्रकार इसके जल को नियंत्रण करने के लिए भी इस नदी पर 52 बांध बनाई गई है। और 52 बांधों में से सबसे प्रसिद्ध बांध आता है कोसी बांध। उन्हीं के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, यानी कि इसके जल को नियंत्रण करने के लिए इस नदी पर 52 बांध बनाए गए हैं। और 52 में सबसे प्रसिद्ध बांध आता है कोसी बांध। और ये कोसी बांध की स्थिति लोकेशन की बात करेंगे तो ये भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। वो बात भी पूछी गई है भाई। इस नदी पर 52 बांध बनाए गए हैं। इस नदी पर 52 बांध बनाए गए हैं, जिसमें प्रसिद्ध बांध कोसी बांध। और यह है कहां पर भाई? भारत और नेपाल की सीमा पर। भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। यानी कि ये कहीं ना कहीं इस बांध का पानी नेपाल को भी जाता है भाई। ये दोनों की संयुक्त परियोजना है, यानी कि दोनों के द्वारा मिलजुल के बनाया गया बांध है। भारत और नेपाल की सीमा पर प्रसिद्ध बांध कोसी बांध। एक नदी और रहती है अभी, उसको भी नोट कर लें। मेरे को पता है अभी मामला कहीं ना कहीं हद से ज्यादा बढ़ता जा रहा है, इसी चीज को भी सहन करना पड़ेगा अपने को भी। कौन सी आएगी? महानंदा। और महानंदा से क्या क्या बात पूछी गई है? इसका उद्गम कहां से होता है? दार्जिलिंग की पहाड़ियों से होता है। और ये उद्गम के बारे में कोई नहीं पूछेगा, लेकिन प्रश्न ये पूछा जाता है कि बाएं ओर से मिलने वाली गंगा की सबसे पूर्वी नदी कौन सी आ जाती है? महानंदा। महानंदा क्या आएगा? सीधा सिंपल ही प्रश्न लिख लेते हैं अभी। हाँ जी, दार्जिलिंग पश्चिम में बाएं ओर से मिलने वाली सबसे पूर्वी नदी, सबसे पूर्वी नदी, यही प्रश्न पूछा जाता है भी इसी लाइन से भी सबसे पूर्वी नदी कौन सी है? सबसे पूर्वी नदी कहां से आई है, कहां से गई है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसके किनारे पर दो शहर भी आते हैं भी। एक तो आएगा सिलीगुड़ी और एक आता है मालदा। मालदा का भी नाम हमने पहले कहीं ना कहीं जिक्र सुना है, आया है कहीं ना कहीं। किनारे शहर एक तो आएगा सिलीगुड़ी। मालदा कहां पे आया था भाई? सिलीगुड़ी। और फिर आता है मालदा। ये दो शहर हैं, सिलीगुड़ी और मालदा। कहां पर आया था अभी मालदा? हाँ, हमने पढ़ा था। ये है तो बंगाल में, चलो ठीक है बात तो, लेकिन ये कौन सी जगह पे था?
जब हमने पठार पढ़े थे ना, मेघालय का पठार, छोटा नागपुर का पठार, जब हमारे पास में मालदा गैप हमें देखने को मिला था, जो कि राजमहल की पहाड़ियां और मेघालय के पठार के मध्य में स्थित था, जिसको वर्तमान में भी क्या कर दिया, गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियों ने मिलकर इस गैप को बढ़ दिया है। वहां पर क्या है, समतल मैदान है। लेकिन ये जो सिलीगुड़ी है ना, सिलीगुड़ी से एक प्रश्न और भी पूछा जाता है। अभी किनारे शहर तो चलो ठीक है, अभी कौन सी नदी के वे आ गया, महानंदा के बारे में। अगर इसी को हम मैप से थोड़ा सा देख रहे हैं, एक बहुत अच्छा टेक्निकल प्रश्न बनता है यहाँ से, जैसे ये है। और जो सिलीगुड़ी है ना, सिलीगुड़ी, यहां से आप देखोगे ना, ये जो जगह है ना, इस जगह पे ये सिलीगुड़ी स्थित है। और ये सिलीगुड़ी क्या करती है, इधर हमारे पास में सेवन सिस्टर है और ये शेष भारत को जोड़ती है। अभी सिलीगुड़ी गैप है एक, और ये मात्र ज्यादा नहीं है, 22 किलोमीटर का गैप है। अगर बाई चांस ये कहीं ना कहीं ये 22 किलोमीटर का गैप खत्म कर दिया नेपाल के साथ में मिलकर चीन ने, तो भाई ये हमारे पास में पूर्वी राज्य हैं, ये कभी भी जा सकते हैं। और ये सिलीगुड़ी है ना, ये क्या करती है कि ये पूर्वोत्तर राज्य और शेष भारत को जोड़ती है। और उसके बाद में इसको क्या कहा जाता है भाई, चिकन नेक के नाम से भी इसे जाना जाता है भाई, चिकन नेक। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये नेक का मतलब क्या आ जाता है भाई, कहीं ना कहीं चोंच वगैरह से आ रही है। जब ये हमारे पास चिकन नेक, मुर्गे की ये सिर आ जाता है और ये चोंच वगैरह आ जाती है, यानी कि इस जगह को हम भाई चिकन नेक के नाम से भी जानते हैं, सिलीगुड़ी के बारे में। और ये प्रश्न भी पूछा गया है भाई, कहां पर आ गया, सिलीगुड़ी पूर्वी राज्यों और शेष भारत को जोड़ता है, शेष भारत को जोड़ता है। इसे चिकन नेक कहा जाता है। और ये चिकन नेक पूछा जाता है भाई, चिकन नेक कहा जाता है। ये हमारे पास में भी गंगा की बाएं ओर से उत्तर दिशा की ओर से आने वाली सहायक नदियां भाई।